बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 8वीं अध्याय 11 सीधा और प्रतिलोम समानुपात के प्रयास कीजिए। उदाहरण नंबर 7, 8, 9 और प्रश्नावली 11.2 के सवाल 1 से लेकर 3 तक को किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। आपके प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में कह रहा है निम्नलिखित सारणियों को देखिए और ज्ञात कीजिए कौन से चर यहाँ x और y के युग्म परस्पर प्रतिलोम समानुपात में है। तो सबसे पहले नंबर लिखते हैं भाग 1। सारणी बना देते हैं आपकी x y। ये है क्या रहा कि प्रतिलोम समानुपात में, प्रतिलोम समानुपात में क्या होगा, जब x गुणा y क्या होंगे, आपके मान बराबर होंगे। x गुणा y के मान सभी क्या हो, बराबर हो। तो x गुणा y बराबर क्या लिखेंगे, कुम्मे के साथ लिखेंगे 50 गुणा 5, 40 गुणा 6, 30 गुणा 7, 20 गुणा 8। सभी के एक्स वाई के मान क्या हो, बराबर हो, एक्स गुणा वाई। तो यहाँ से ले देंगे क्या, एक्स गुणा वाई बराबर है 250, 240, 210, 160। तो लिख देंगे एक्स वाई नहीं बराबर है 250, नहीं बराबर है 240, 210 भी बराबर नहीं है 160। कोई भी मान क्या है, बराबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, इसलिए दी गई सारणी में x और y युग्म परस्पर प्रतिलोम समानुपात में नहीं है, प्रतिलोम समानुपात में नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका भाग नंबर 1 समाप्त होता है। चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर, यानी कि सारणी नंबर 2। अब सारणी नंबर 2 को बनाएंगे और से करेंगे हल। ये है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी x गुणा y करके देखेंगे। 100 गुणा 60, 200 गुणा 30, 300 गुणा 20, 400 गुणा 15। तो इसकी गुणा आएगी 6000, इसकी गुणा आएगी 6000, ये भी 6000, 15 चौके 60, 6000। तो एक्स वाई बराबर है 6000, 6000, 6000, 6000। तो सभी मान बराबर है, तो यहाँ से लिख देंगे इसलिए दी गई सारणी में x और y युग्म परस्पर प्रतिलोम समानुपात में है। परस्पर किस में है, प्रतिलोम समानुपात में है। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 के अंदर हमें सारणी दी गई है, तो क्या लिखेंगे, x गुणा y बराबर है 90 गुणा 10, 60 गुणा 15, 45 गुणा 20, 30 गुणा 25, 20 गुणा 30, 5 गुणा 35। तो यहाँ से आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 900, ये भी आ जाएगा 900, ये 750, ये आएगा आपका 600, और इससे आगे वाला आ जाएगा हमारा कितना, 5 5 25, 5 15 2 7। यहाँ से देंगे एक्स वाई बराबर 900 बराबर 900
बराबर 900, नहीं बराबर 750, नहीं बराबर 600, नहीं बराबर 175, यानी कि इसकी गुणा ये तीनों के बराबर नहीं आ रही है, तो लिख देंगे इसलिए दी गई सारणी में x और y युग्म परस्पर क्या है, प्रतिलोम समानुपात में नहीं है, परस्पर प्रतिलोम समानुपात में नहीं है। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए का भाग नंबर 3 समाप्त होता है और आपका प्रयास कीजिए भी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर उदाहरण नंबर 7 पर। उदाहरण 7 में कह रहा है एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के केवल 5 पाइपों का ही प्रयोग किया जाए तो वह टंकी कितने से मिलेगी। अब पाइपों की संख्या क्या घट रही है तो समय क्या हुआ, बढ़ेगा। तो लिखेंगे क्या, माना टंकी भरने में लगा समय बराबर है x, किसमें निकाल लेंगे इसे, मिनट में, क्या दे देंगे, मिनट में। ठीक है, अब यहाँ से बनाएंगे क्या बच्चों, सारणी। सारणी में क्या लिखेंगे, टंकी भरने में लगा समय, टंकी के भरने में लगा समय किसमें है, मिनट में है। ठीक है, कितनी मिनट का रहा है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 20 मिनट और कितने की, 80 मिनट, तो 80। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर पाइपों की संख्या कितनी है, 6 थी यहाँ पर। अब कह रहा है 6 से कितने हो गए, पाइप 5 हो गए। तो समय बताइए, हमने क्या मान लिया, x मिनट। तो लिखेंगे यदि पाइपों की संख्या घटेगी तो टंकी भरने में लगा समय अधिक होगा। यह एक प्रतिलोम समानुपात है, क्या ये एक प्रतिलोम समानुपात है। इसलिए इसकी ऋषि गुणा x गुणा 5 बराबर है 80 गुणा 6, x बराबर है 80 गुणा 6/5, 5 से काटेंगे मिलेगा 16, 16 पंजे 80 बराबर है 96। अब लिख दें यहाँ पर, अतः टंकी भरने में लगा समय बराबर है 96 मिनट या 1 घंटा 60 मिनट का था, 60 मिनट इसमें से कम कर कितना जाएगा, 36 मिनट। ये जाएगा बच्चा आपका क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं उदाहरण नंबर 8 पर। उदाहरण नंबर 8 में कह रहा है यदि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं
उनके भोजन की सामग्री 20 दिन के लिए प्राप्त, कितने दिन के लिए प्राप्त है? 20 दिन के लिए। यदि इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं, 100 तो थे, 25 और आ गए, तो भोजन की सामग्री कितने दिन चलेगी? तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, माना भोजन की सामग्री जितने दिन चलेगी। माना भोजन की सामग्री जितने दिन चलेगी बराबर कितने दिन बच्चों? y दिन। ठीक है, इसके लिए हम सारणी बनाएंगे क्या, विद्यार्थियों की संख्या जो कि बढ़ रही है और सामग्री जितने दिन चलेगी क्या जाएगी नीचे, दिनों की संख्या। विद्यार्थी कितने थे बच्चों? 100, 25 और आगे, तो 100 में 25 जुड़ी कितने हो गए? 125। तो सामग्री चलेगी y दिन, 100 थे चली थी 20 दिन। तो लिखेंगे यदि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी, ये तो सीधा दिख रहा है भाई, यदि एक तो किसी चीज को 10 व्यक्ति खाएं और उसी चीज को 20 व्यक्ति खाएं तो कम हो जाएगी अपने आप ही। यदि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या घटेगी। दिनों की संख्या क्या होगी बच्चों? घटेगी। क्या जाएगी? दिनों की संख्या कम हो जाएगी। इसलिए लिखेंगे इसलिए क्या जाएगा, y गुणा 125 बराबर है 20 गुणा 100। y गुणा 125, 20 गुणा 100, या फिर 100 गुणा 120, 125 गुणा y बराबर 100 गुणा 120। दोनों में ही बात बराबर है। यहाँ से क्या जाएगा, y बराबर है 20 गुणा 100 बटे 125। ऐसे काट देंगे इससे, 25 से 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 चौके 20, 4 चौके 16, कितना क्या भाई बच्चों? 16। तो ऐसे लिखेंगे क्या, अतः भोजन जितने दिन चलेगा, अतः भोजन की सामग्री जितने दिन चलेगी, भोजन की सामग्री जितने दिन चलेगी, कितने दिन? 16 दिन। ठीक है बच्चों आपका आंसर। ठीक है बच्चों, 16 दिन चलेगी। अब उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 में क्या करा है, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं, 15 48 घंटे में, इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक आवश्यक है? 15 48 घंटे में कर रहे हैं, अब घंटे की संख्या घट रही है, श्रमिक संख्या क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, माना श्रमिकों की संख्या। ठीक है, या फिर क्या लिखेंगे, माना जितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, माना जितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी बराबर कितने श्रमिक बच्चों? y। ठीक, अब क्या लिखेंगे, इसमें बनाएंगे सारणी। क्या कह रहा है, 15 समय की दीवार को 45 घंटे में पूरा करते, लिखेंगे दिनों की, नहीं 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 नहीं, नहीं दिनों की नहीं, घंटों की बच्चों, किसकी? घंटों की संख्या। दिनों की नहीं, घंटों की संख्या, घंटों की संख्या बटे श्रमिकों की संख्या।
श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, घंटों की संख्या कितने बच्चों, 48। कितने घंटे चाहिए अब, 30। तो 30 में जाएगा वाई, यहाँ कितने श्रमिक काम कर रहे थे, 15। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, यदि यदि घंटों की संख्या घटेगी तो श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि श्रमिक क्या होंगे, बढ़ेंगे। श्रमिकों की संख्या घट रही है, घंटे कम होंगे, तो श्रमिक क्या होंगे, ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोग कम समय में काम कर सकते हैं। यह एक प्रतिलोम समानुपात है। यह क्या है, प्रतिलोम में समानुपात है, और प्रतिलोम समानुपात है इसलिए x गुणा वाई, तो 30 गुणा वाई बराबर है ये गुणा ये 48 गुणा 15। तो वाई बराबर है 48 गुणा 15 बटे 30, ये जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2 से जाएगा कितने पर, 24 पर। तो वाई बराबर 24। तो अतः में कितने सामने को क्षमता होगी, 24 की। अतः जितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, बराबर कितने श्रमिक की आवश्यकता है बच्चों, हमने अभी निकाला है, कितने चाहिए हमें, 24 श्रमिक। ये बन जाएगा बच्चा आपका क्या, आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 9 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके प्रश्नावली 11.2 के साल नंबर 1 पर। साल नंबर 1 में करने में कौन से प्रतिलोम समानुपात में है, लिखा है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो हाँ, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, यदि व्यक्ति की संख्या भी ऊपर क्या है, व्यक्ति की संख्या बढ़ती है तो कार्य करने में लगा समय घटता है। ठीक है, लिख देंगे इसमें क्या, हम जानते हैं कि यदि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो दिनों की संख्या पर हम कह सकते हैं कार्य को पूरा करने में लगा समय क्या है, घटता है। अतः यह क्या है, एक परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। अब कह रहा है कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। यदि समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी यदि क्या कह रहा है, समान चाल से यात्रा में लिया गया समय और दूरी। देखिए, यदि समान चाल से चलते रहेंगे तो जितना समय बढ़ेगा उतनी दूरी बढ़ेगी, तो यह व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। देख दें, क्या एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी दोनों क्या है, बढ़ते, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी बढ़ेगी। अगर आप 5 घंटे चल रहे हैं लगातार ताल के साथ, तो आपकी दूरी निश्चित सी बात है कि बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यह क्या परस्पर व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, फिर क्या है, अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये भी कह सकते हैं। अब क्या कि खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, तो क्या लिखेंगे, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा, जो हमने जितने क्षेत्रफल क्या किया है, खेती की, और काटी गई फसल, जितने क्षेत्र पर भूमि करेंगे क्षेत्रफल, जितनी क्षेत्रफल खेती होगी उतनी फसल क्या होगी, कटेगी। दोनों क्या है, बढ़ेंगे। यदि भूमि का क्षेत्रफल घटेगा तो काटे गए क्षेत्रफल का बिल क्या होगा, बढ़े। खेत की भूमि का क्षेत्रफल, खेती की भूमि का क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो काटे की फसल का क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। तो लिख देंगे, यदि यदि खेती की फसल का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा,
तो फसल काटने के लिए भी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना। तो काटी गई फसल का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्योंकि जितनी हमने फसल बोई उतनी हम काटने भी की ना, इसलिए क्या देगा, अतः यह परस्पर व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। ठीक है बच्चों, आप चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 4। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल क्या कह रहा है, निश्चित यात्रा में लिया गया समय यानी कि मेरे को पता है कि मेरे को 70 किलोमीटर जाना है, और वाहन की चाल कह रहा है, तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस तो 70 किलोमीटर है। जैसे जैसे मैं 70 किलोमीटर जाना, मैं मान लो 70 की स्पीड चलूंगा तो 1 घंटे में, धीरे धीरे कम करूंगा तो समय जैसे जैसे चाल कम होगी समय बढ़ेगा, जैसे जैसे चाल बढ़ेगी समय कम होगा, तो क्या जाएगा, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि चाल बढ़ने से निश्चित यात्रा में लिया गया समय घटता है। क्या लिखेंगे, निश्चित यात्रा में चाल बढ़ने से लिया गया समय क्या है, घटता है। अतः यह परस्पर व्युत्क्रमानुपाती, क्या बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में कह रहा है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। देखिए, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, प्रतिलोम या परस्पर व्युत्क्रमानुपाती होगा, या फिर प्रतिलोम अनुपात में होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें क्या, क्या है, प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या है, घटता है। देश की संख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्रफल क्या होगा, घटता है। अतः यह परस्पर व्युत्क्रमानुपाती, क्या है, परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। कह रहा है एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं के समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को देने वाले पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है। तो विजेता की संख्या की सारणी दी गई, पहले सारणी को बनाएंगे, फिर बारी बारी सारणी को हल करेंगे। इस प्रकार व्यक्त कर दिया, क्या लिखेंगे, यदि विजेताओं की संख्या बढ़ेगी तो पुरस्कार की राशि घटेगी, इसलिए क्या जाएगा, हम बारी बारी करते चलेंगे। 4 गुणा x बराबर 1 गुणा 1 लाख, तो x बराबर है 1 गुणा 1 लाख बटे 4। 4 से भाग करके मिल जाएगा 25 पर, 25 के 100, 3 जीरो के 3 जीरो, तो x बराबर है 25,000। ठीक है, आ गया। अब कर देंगे इसलिए, अब इसकी बारी। ठीक है, यदि आप सीधा करना चाहें तो हम इसको सीधा ही कर लेते हैं। माफ फिर इसके बाद इसका दूसरा तरीका भी आपको मैं बता दूंगा कि कैसे करेंगे। क्या करेंगे, 5 गुणा y बराबर है 1 गुणा 1 लाख, y बराबर है 1 गुणा 1 लाख बटे 5। 5 दूनी 10, कितना जाएगा, 20,000 y का मान। ठीक है, और अब आगे किसी बारी आ जाएगी 8 और z की, फिर 10 और p की, फिर 20 और q की।
क्या लिखेंगे, इसलिए 8 गुणा जेड बराबर है 1 गुणा 1,00,000, जेड बराबर है 1,00,000 बटे 8। जब इसको हम 8 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 125। तो जेड बराबर 12,500। इसलिए क्या कर देंगे हम, 10 गुणा पी, 10 गुणा पी बराबर है 1 गुणा 1,00,000। पी बराबर है 1,00,000 बटे 10, 1 जीरो से 1 जीरो, पी बराबर है 10,000। अब यहाँ से क्या जाएगा, इसलिए 20 गुणा क्यू बराबर है 1 गुणा 1,00,000, क्यू बराबर है 1,00,000 बटे 20, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट जाएगा 5 पर कितना गया, क्यू बराबर है 5,000। ये तो बच्चों अपना तरीका नंबर 1 जिसे हम लगातार निकालते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी चर्चा नंबर, बात नंबर, मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 में से किस प्रकार करेंगे, इसको इस प्रकार मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे माना प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बराबर है x रुपये, ठीक है। अब यहाँ इसकी बनाएंगे क्या, सारणी, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे सारणी, विजेताओं की संख्या और प्रत्येक विजेता का पुरस्कार। अब क्या लिखेंगे, यदि विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या बढ़ेगी तो पुरस्कार की राशि घटेगी। इसलिए यह प्रतिलोम समानुपात है। इसलिए 4 गुणा x बराबर है 1 गुणा 1,00,000, ठीक है। अभ्यास क्या रहेगा, x बराबर है 1,00,000 बटे 4, 25, 3 जीरो की 3 जीरो, x बराबर है 25,000। अब लिख देंगे अतः प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, अतः प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बराबर 25,000 रुपये। कितने रुपये थे हो, 25,000 रुपये, ठीक है। अब इसी तरह हम निकालेंगे इसका अगला भाग, जिसमें 5 और y लेंगे। लिखेंगे माना प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बराबर है y रुपये। अब इसके लिए क्या करेंगे, सारणी बनाए, ठीक है। विजेता संख्या बटे प्रत्येक विजेता पुरस्कार रुपये में 1,00,000 बटे 1,00,000, एक है तो 1,00,000, अब क्या कितना कह रहा है 5 है तो y। अब क्या लिखेंगे, यदि विजेताओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक विजेता का पुरस्कार घटेगा। इस प्रकार लिख देंगे, विजेता की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक विजेता का पुरस्कार घटेगा। अतः ये है
प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए 5 गुणा y 1 गुणा 1,00,000 y बराबर है 1,00,000 बटे 5। 5 दूनी 10, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे साथ में। y बराबर है 20,000। यहाँ लिख देंगे क्या, अतः प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बराबर है 20,000 रुपये। ये है बच्चों का क्या, आंसर। इसी प्रकार करेंगे हम इसका भाग नंबर 3। अगले भाग में लिखेंगे हम क्या, माना प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बराबर, कितने रुपये मानेंगे बच्चों हम, Z रुपये। ठीक है, अब इसके लिए बढ़ेंगे सारणी। कितना जाएगा 8Z। तो लिखेंगे यदि विजेताओं की संख्या बढ़ेगी, तो प्रत्येक विजेता का पुरस्कार घटेगा। इस प्रकार लिख देंगे। अब लिखेंगे अतः यह प्रतिलोम समानुपात है। इस प्रकार लिख देंगे, लिखेंगे इसलिए 8 गुणा Z बराबर है 1 गुणा 1,00,000। Z बराबर है 1,00,000 बटे 8। 8 से 1000 पर भाग करेंगे तो 125 पड़ जाएगा। 2 जीरो की 2 जीरो, गुणा करने पर आ गया हमारे पास कितना, 12,500। तो लिख देंगे यहाँ से अतः प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बराबर है 12,500 रुपये। ये है बच्चा को क्या, आंसर। ठीक है, अब हम करते इसके बाद अगले प्रश्न। जब 10 हो तब क्या हो, लिखेंगे माना प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बराबर है P रुपये। अब यहाँ से क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं 1। अब लिखेंगे यदि विजेताओं की संख्या 1 से कितनी होगी, 10 बढ़ेगी तो प्रत्येक विजेता का पुरस्कार घटेगा। ठीक है, विजेता की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक विजेता का पुरस्कार घटेगा। अतः यह है प्रतिलोम समानुपात। यह प्रतिलोम समानुपात है। इसलिए 10 गुणा P बराबर है 1 गुणा 1,00,000। P बराबर है 1,00,000 बटे 10। P बराबर है 10,000। अब लिख दें यहाँ पर अतः प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, अतः प्रत्येक विजेता का पुरस्कार 10,000 रुपये। ये बच्चा आपका आंसर। अब हम इसको करेंगे इसके लिए 20 के लिए। पहले से हम इसमें माना प्रत्येक विजेता का पुरस्कार ₹1 रुपये। फिर सारणी बनाएंगे। सारणी बताएंगे विजेताओं की संख्या बटे प्रत्येक विजेता का पुरस्कार रुपये में, और
आप कितने होंगे 20। तो लिखेंगे यदि विजेताओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक विजेता का पुरस्कार घटेगा, अतः यह है प्रतिलोम समानुपात। इस प्रकार लिख देंगे, यदि विजेता की संख्या घटेगी तो प्रत्येक विजेता का पुरस्कार घटेगा, यह प्रतिलोम समानुपात है। इसलिए 20 गुणा क्यू बराबर है 1 गुणा 1,00,000। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या जाएगा, क्यू बराबर है 1,00,000 बटे 20। 1 0 से 1 0, 2 5 10, बच कितने 3 शून्य, तो कितना गया 5,000 रुपये। यदि विजेता कितने होंगे 20, तो इनाम की राशि क्या रहेगी 5,000 रुपये एक विजेता को। तो लिख देंगे अतः प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, अतः प्रत्येक विजेता का पुरस्कार बराबर है 5,000 रुपये। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में कह रहा है, रहमान तीलियों एवं डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों को इस प्रकार लगाता है कि किन्हीं दो क्रमागत तीलियों के बीच के कोण बराबर है। तो पहले निम्नलिखित सारणी को पूरे करने में कहते हैं कि तीलियों की संख्या क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण 4 है तो 90, 6 है तो 60, 8 है तो कितना होगा 10 है कितना होगा 12 होगा कितना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणी को ऐसा बना लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे x या y या z। ठीक है, उसको हल करते हैं। इस प्रकार बच्चों हमने आपके लिए सारणी बना ली। अब हमें क्या करना, सारणी को पूरा करना। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर, माना युग्म के बीच का कोण कितना है x डिग्री। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी सारणी बनाएंगे। इस पर कहते हैं तीलियों संख्या क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण 4, 90, 8 और x डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या लिखेंगे, यदि तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण घटेगा। इस प्रकार लिख देंगे बच्चों, यदि तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण घटेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे, यह एक प्रतिलोम समानुपात है। यह एक प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए 8 गुणा x बराबर है 4 गुणा 90। x बराबर है 4 गुणा 90 बटे 8। 4 से 2 पर 2 से कटेगा 45 पर। x बराबर है 45 डिग्री। लिख देंगे इसमें क्या, अतः क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण कितना जाएगा 45 डिग्री। ये बच्चा आपका क्या आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे किसके लिए, दूसरे के लिए, किसके 10 के लिए याद करेंगे। क्या लिखेंगे, माना क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण बराबर है y डिग्री। आप इसके लिए बनाएंगे सारणी, बना दी। तीलियों संख्या क्रमागत तीलियों संख्या 4 बटे 90 10 बटे y। अब इसमें क्या लिखेंगे, यदि तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच की संख्या घटेगी। क्या होगी, क्रमागत तीलियों के युग्म के एक युग्म के बीच की संख्या घटेगी। अतः नहीं, यह एक प्रतिलोम समानुपात है। यह क्या है, यह एक प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए 10 गुणा y बराबर है 4 गुणा 90। और फिर यहाँ से क्या बन जाएगा, y बराबर है 4 गुणा 90 बटे
10, 1 0 से 1 0, y बराबर है 36 डिग्री। अभी आंसर लिख देंगे क्या, अतः, क्या लिखेंगे, अतः क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण बराबर है 36 डिग्री। ये जो बच्चा का क्या आंसर। अब हम निकालेंगे इसके लिए, इसके लिए 12 है तो क्या माना हमने, जेड। लेकिन इसमें क्या माना, तीलियों की, तीलियों के तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण बराबर है जेड डिग्री। अब इसके लिए बनाएंगे सारणी। इस प्रकार की सारणी बना लेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, यदि तीलियों की संख्या घटेगी तो क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच की तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच क्या कोण घटेगा। क्या हुआ, यदि तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण घटेगा। यह प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए क्या जाए बच्चों, इसलिए 12 गुणा जेड बराबर है 4 गुणा 90। जेड बराबर 4 गुणा 90 बटे 12, ये जाएगा 4 3 12, 3 से 30 पर, तो जेड बराबर है 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से लिख देंगे क्या, अतः क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का, क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये जाएगा बच्चों का क्या आंसर। तो इस प्रकार हमारी जो सारणी तो होगी पूरी। अब इसमें कह रहा है भाग नंबर 1, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो लिखेंगे इसमें क्या नंबर 1 में, हाँ तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। क्या लिखेंगे, हाँ तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। अब इसके भाग नंबर 2 में कह रहा है 15 तीली वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के शिवगम का कोण प्रकलित कीजिए। कितनी है तीलियों की संख्या, 15। तो भाग नंबर 2 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, माना क्रमागत तीलियों के युग्म का कोण, क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण हमने मान लिया जी ए है, कितना है, 8 डिग्री। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसकी सारणी बनाएंगे। इस प्रकार सारणी बनाएंगे हम, तीलियों की संख्या बटे क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण। तो हमारे पास पीछे सारणी में दिया गया था 40 और 90। अब कह रहा है कितनी है, 15 तीली होगी, तो यहाँ कर देंगे 15, यहाँ माना हमने 8 डिग्री। तो लिखेंगे यदि तीलियों की संख्या 4 से 15 की बढ़ेगी तो क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण घटेगा। इस प्रकार लिख देंगे बच्चों। ठीक है, यदि तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण घटेगा। अब क्या लिखेंगे, यह प्रतिलोम समानुपात में है, किसमें है, प्रतिलोम समानुपात में है, इसलिए 15 गुणा ए
बराबर है 4 गुणा 90। ए बराबर है 4 गुणा 90 बटे 15। 15 छिक्के 90। ए बराबर है 24 डिग्री। ठीक है, गुणा करने पे आएगा। अब लिख देंगे यहाँ पर, अतः क्रमागत तीलियों के, क्या करता है, अतः क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रकलित करेंगे। अतः क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण कितना जाएगा, 24 डिग्री। ये जाएगा बच्चा आपका क्या, आंसर। इसी के साथ इसका भाग नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 3 का। भाग नंबर 3 में यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। अब हम किसी निकालनी है, तीलियों की संख्या निकालनी है। तो भाग नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे इसके अंदर, माना तीलियों की संख्या बराबर कितना है, तीलियों संख्या माने तो हम सी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। इस प्रकार की सारणी बनाएंगे। तीलियों की संख्या में पहले दे रखी थी 4 और 90 बोलेंगे। अब हमने मानी तीलियों संख्या कितनी, सी। क्या कह रहा है, यदि बीच का कोण कितना दे रखा है इसमें, 40 डिग्री। तो लिखेंगे क्या, यदि कोण क्या हो रहा है, घट रहा है, यदि कोण घटेगा, यदि क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण घटेगा तो तीलियों की संख्या बढ़ेगी। क्या कहेंगे, यदि क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण घटेगा तो तीलियों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब लिख देंगे यहाँ पर, यह है प्रतिलोम समानुपात में है, इसलिए क्या जाएगा, सी गुणा 40 बराबर 4 गुणा 90। सी बराबर है 4 गुणा 90 बटे 40। 1 0 से 1 0, 4 से 4, तो सी बराबर है 9। लिख देंगे यहाँ, अतः क्या मानते हैं हमने, तीलियों संख्या, तो लिख देंगे अतः तीलियों की संख्या, अतः तीलियों की संख्या बराबर है 9। ये बन जाए बच्चा आपका क्या, आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 3 समाप्त होता है और आपका सवाल नंबर 3 भी समाप्त होता है और आज का हमारा वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।